तपस्या कैसे की जाती है, लाओ त्से से आज हम ये सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब। हमारा माइंड 24 घंटे पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। अगर हमने किसी तरह से इस एक्टिविटी को पूरी तरह से जीत लिया, मतलब फ्यूचर और पास्ट के बारे में अगर सोचना बंद कर दिया, तो हम सोचेंगे किस चीज़ के बारे में। जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो वो ऐसा होता है जैसे कि इस हाथ को उठाया और उस सामान को पकड़ा, वहाँ से उठाया वहाँ पर रखा। तो मान लीजिए मुझे अपने दिमाग से मालूम करना है कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा है, तो मैंने थॉट का यूज़ किया कि कल रात को मैं वहाँ सोया था तो शायद वहाँ रखा होगा, और फिर मैं वहाँ पर जाकर के उसको फ़ोन को उठा लाया, यहाँ रख दिया। ये तो काम हो गया। इसको तो बोलते हैं रोज़मर्रा का यूज़फुल थॉट। लेकिन मान लो मेरे मन में एक विचार आता है कि कल मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा था, मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब ये थॉट अपने आप में एक पास्ट का थॉट है और लगता भी है कि बड़ा इंटेलिजेंट थॉट है, बड़ी ज्ञान भरी बातें हमको हमारा दिमाग बता रहा है, क्योंकि कल मेरे पिताजी ने मुझे डांटा था, इसका मतलब है कि वो मुझे प्यार नहीं करते। ये 2-3 सेंटेंसेस हमको इसलिए बार बार दिमाग में याद आते हैं क्योंकि वो केवल थॉट या केवल इंटेलिजेंस या केवल अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, उससे कुछ ज़्यादा बढ़ कर के कुछ और बन गए थे। क्या बन गए थे? इमोशंस बन गए थे। हम लोग किताब पढ़ते हैं, गांधी ने कैसे आज़ादी दिलाई दुनिया को, या न्यूटन ने कैसे ग्रेविटी की खोज की, समझ में आ जाता है, अच्छा लगता है। उसके बाद बुक बंद करके रख देते हैं, 2-4-10 सेकंड बाद भूल जाता है, वो याद भी नहीं रहता। एग्ज़ाम के समय फिर से बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, तब जा कर के किसी तरह से वो थोड़ा बहुत लिख पाते हैं। लेकिन ये ज्ञान वाली बात कि मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते और मुझे हेट करते हैं, ये चीज़ बड़े अच्छी तरीके से याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो केवल थॉट या इंटेलिजेंस या इंसाइट नहीं थी, वो बन गई थी इमोशन। थॉट का केवल एक ही रोल है कि जब ज़रूरत हो उस चीज़ के बारे में हम सोच सकें। उसके बाद के जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो सब के सब हमारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं या डिस्टर्ब्ड इमोशन से बचने की कोशिश है। मान लीजिए जब मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हेट करते हैं, वो थॉट चल रहा है, बार बार चल रहा है, तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, मुझे अपने करियर को बनाना है, या मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूँ। तो ये सारी की सारी, वैसे तो एक्टिविटी चल रही थी, वैसे तो मन कर रहा था आराम से लेटेंगे, आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन अब मन में आया मोटिवेशन कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना है जिसको मैं खूब प्यार दे सकूं, जो मुझे खूब प्यार दे सके। लेकिन ये सब क्यों आया? क्योंकि वो पेन से हम भागना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। जब हमारा थॉट पास्ट के और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा नेचुरली, और जब वो इमोशनल थॉट से भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो पहचान रहा है कि ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं। जब मेरे मन में चलता है कि मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, हेट करते हैं, तो हमारी हालत तकरीबन वैसी ही हो जाती है जैसे पागल खाने में एक पागल आदमी की। हमारे और उसमें फ़र्क ये है कि उस सेंटेंस को मुंह से बोलता है, मेरे पिताजी मुझे नहीं करते, लेकिन हम उसको अपने मन ही मन बोलते हैं। इस एक्टिविटी से क्या ख़तरा है? इस एक्टिविटी से ख़तरा ये है कि ये ब्रेन जो आसपास की दुनिया को देख सकता है, समझ सकता है और इंटेलिजेंटली नई चीज़ें खोज सकता है और इवॉल्व कर सकता है, वो डल हो जाता है। उसके अंदर की जो भी रेजोल्यूशन है, या मान लीजिए जैसे टीवी का स्क्रीन होता है, मोबाइल का स्क्रीन होता है, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे ही एक इमोशनल थॉट बार बार चलता है, तो उस चलने में ब्रेन के न्यूरॉन्स यूज़ होते हैं। जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर न्यूरॉन यूज़ होता है उतना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, और उससे वो डल हो जाता है। तो हम जिसको मानते हैं कि मैंने एक इंटेलिजेंट चीज़ खोजी, क्या खोजी? कि मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते हैं, असल में वो भी आधी अधूरी थी। वो उस दिन का एक एक्सपीरियंस था। जैसे हम डल हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे पिताजी भी डल हो रहे हैं उस थॉट से जो उनके दिमाग में बार बार चल रहा है। इसलिए हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछना है कि अगर मेरा थॉट पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा। हमको ये पूछना है कि कोई थॉट मेरे ब्रेन में चलता क्यों है अगर वो यूज़फुल नहीं है तो। ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया, एक कुत्ता आया था, भौं भौं करके चिल्लाया, एक सांप आया था, उसने फन खड़ा करके हमारे ऊपर करके फुफकारा, फिर वो चला गया। हमको मालूम पड़ गया कि वो मेरे ऊपर गुस्साया था। वो सांप मेरे पास आया था, फिर चला गया।
अब उसके बारे में मुझे अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अपने कमरे में बेडरूम में लेटा रहूँगा तो मैं बहुत सांप के बारे में, कुत्ते के बारे में सोचूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने पिता के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बॉस के बारे में, इन सब के बारे में बार बार सोचूंगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो अपना एक आइडेंटिटी है वो किस चीज़ का बना है? एक तो फिजिकल बॉडी का बना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमारी एक साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी है। वो बनती है हमारे अपने विचारों के बारे में, जो हमारे अपने विचार हैं अपने बारे में, कि मैं एक मॉडर्न लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं फैशनेबल हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्लस मुझे इतने लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं रिस्पेक्टफुल भी हूँ। लेकिन अचानक से एक आदमी ने, जो शायद मेरे पिता हैं, एक दोस्त ने जो शायद मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता था, या एक बॉस ने जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, अचानक से उनका रिस्पॉन्स मेरी तरफ चेंज हो गया। वो चेंज होता है तो मुझे पता चलता है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी, जो मेरा सेल्फ था, वो टूट रहा है। वो टूटना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी का हाथ कटना। एक अधूरा, एक हैंडीकैप आदमी अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। ऐसे ही हम लोग कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी उस आदमी के रिस्पॉन्स से बनी हुई थी। और ये भी इस वजह से होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंस को कॉन्शियसली डेवलप करना होता है, और वो कैसे होता है? वो होता है लाओ त्सु जैसे लोगों से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने अंदर के बहुत डेप्थ में, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल या गॉड। ये चमत्कारी लोग नहीं होते, ये अंदर की वो इंटेलिजेंस होती है जो पूरी ज़िंदगी, पहले दिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो आदमी मरता है, तब तक वो हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन को चलाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को चलाता है, और हमारी पूरी बॉडी को बिना हमारे इंटरफेरेंस के चलाता रहता है। वो एंटिटी को, उसको डिवाइन फ्रैगमेंट बोलते हैं, उसको समझने की और हम तक समझाने की कोशिश करते हैं। तो लाओ त्सु क्या कहते हैं? एक सेज, लाओ त्सु ने बड़ा अच्छा खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि एक कप ले लीजिए, आप एक ग्लास ले लीजिए और उसको भरिए। कहाँ तक भरेंगे आप? आधा ग्लास अगर पानी पीना है हम लोगों को, हम लोग पानी को उतना ही भरते हैं ग्लास में जितना हमको पीना होता है। मान लीजिए कोई आदमी हमको पानी भर रहा है, भरते भरते एकदम एंड तक भर दिया, जहाँ पर एकदम ऊपर तक, उसके ब्रिम तक। वो सही है कि गलत? पानी तो बहुत है, लेकिन जैसे हम उसको उठाएंगे वो पानी पूरा का पूरा गिर जाएगा, सब कुछ खराब कर देगा। हमारी लाइफ भी ऐसी होती है। जब हम पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो हम चाहते हैं थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ऊपर तक होना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, सीधे हमको कमाना है तो करोड़ों कमाना है या बिलियंस कमाने हैं, जो उसके पास है हमको पता भी नहीं है कि उसकी हालत कैसी है। तो जब आप, वही लाओ त्सु कहते हैं, जैसे एक कप को पूरे ऊपर तक भर दोगे तो वो स्पिल होता है, ऐसे ही एक सेज अपनी लाइफ में जिस किसी चीज़ को चाहता है कि वो बहुत यूज़फुल है, उसको ब्रिम तक ना भरे। और एक पता नहीं पूरी तरह से अलग एग्जाम्पल लेकर आते हैं मॉडरेशन का, तपस्या का, क्योंकि हम तपस्या की बात कर रहे हैं। जब आप कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये देखिए कि आपकी ज़रूरत कितनी है और उससे थोड़ा सा ही आसपास में कमाइए। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमाऊंगा तो बहुत खुश रहूँगा, तो उसके ज़रिए आप खुद को जान नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरह का मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। एक चाकू ले लीजिए, उस चाकू को आप शार्पन करिए। चाकू के शार्पन तो आपने कभी किया नहीं है, दूसरी एक चीज़ शायद आपने शार्प की हो तो उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। पेंसिल। हम लोग बचपन में पेंसिलों को शार्प करते थे, थोड़ा लिखते थे, ज़रा सा जब उसकी नोक ख़त्म हो जाती थी फिर से शार्पन करते थे, तो एक पेंसिल जो शायद 1 महीने तक चल सकती थी, वो चलती थी 1 दिन तक। हम लोग छील डालते थे, उसको छील डालते थे। ऐसी हालत होती है कोई आदमी जब ढेर सारा सामान इकट्ठा करता है, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करता है, ढेर सारा नाम इकट्ठा करता है, तो उसका ब्रेन और उसका माइंड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। उसको लगता है कि मैं शार्प हो रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बट वो धीमे धीमे कंज्यूम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। तो आपको समझना ये है, जब भी आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कितना करना है, तो एक्सट्रीम मत करिए। जब आपको लगता है कि मुझे और कितना करना है तो थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा, पूरा उस एक्सट्रीम तक मत जाइए जहाँ तक आपको लगता है कि बहुत हो गया, तो उससे थोड़ा सा कम करिए हमेशा। एक और एंगल लेकर आते हैं लाओ त्सु। कहते हैं मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना सोच लिया, लेकिन देखा है ज़्यादा पैसा कमाने वालों के साथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है बॉडी गार्ड्स की, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स की, और बेचारे उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स वाले भी उनको बचा नहीं पाते, और बहुत बार तो वही लोग उनको मारते हैं। इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ था। उनका अपना खुद का एक बॉडी गार्ड था जिसने उनके ऊपर 18 गोलियां दागी थीं।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इतना ढेर सारा होल्ड कर लिया, चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, चाहे नाम हो, कि उसी ने हमारे को दुश्मन बना दिया। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है हद से ज़्यादा इकट्ठा करने का। बहुत कम लोग इतने समझदार होते हैं कि वो पहचान पाते हैं कि उनकी ताकत, उनका पैसा उनके अंदर में एरोगेंस लेकर आ रही है। अभी रिसेंटली मैं एक बच्ची से बात कर रहा था और उसको एक सिंपल सी चीज़ नहीं आ रही थी। उसको हम लोग ने कोडिंग दिया था, पेशेंस का कोड नंबर लिखना था। तो जब हमारे पास कंप्यूटर में 1001 हो गया, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1001 को 1001 लिखने के बजाय 1K1 लिख देंगे। 1K मतलब 1000 और 1। तो उसने मुझे कहा, सर हम लोग इसको 1K1 के बजाय K1 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, उसमें और कम टाइम खर्च होगा। तो उसने K1 K2 लिखा। फिर फाइनली और आगे बढ़ के जब वो 1099 हो गया, मतलब 1099 हुआ, तो उसके बाद क्या आएगा? 1100। तो उसने फिर उसको लिखा 1K1। अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, बोलती है 1 पहले लिखूँ कि बाद में लिखूँ? अब मुझे इस चीज़ को समझाने के लिए करीब 15 मिनट लग गए कि 1K1 नहीं रहेगा, K1 और उसके बाद 01, 1101 रहेगा। लेकिन मैं देख रहा था कुछ देर के बाद मैं इम्पेशेंट हो जा रहा था। मुझे लग रहा था कि इसको इतनी ज़रा सी बात नहीं आती। वो इम्पेशेंस कहाँ से आता है? वो आता है एरोगेंस से। मेरे माइंड में अगर ये बात आई कि इतना तो सबको आता है, ये ऐसे ही है जैसे एक अमीर आदमी कहे, अरे इतना तो सबके पास है, मेरे पास एक बड़ी कार है तो तुम्हारे पास भी कार होगी, अगर मेरे जेब में 10,000 रुपये है तो तुम्हारे पास भी होना ही चाहिए। ऐसे ही हम सामने वाले के बारे में एक अजम्पशन कर देते हैं कि उसको तो सबके पास तो होना ही चाहिए, और उसको बोलते हैं एरोगेंस। जब आप सामने वाले के साथ पेशेंटली नहीं रह सकते, और सामने वाला मतलब इंसान नहीं, लाइफ, हर चीज़, तो उसको भी लाउड से कहते हैं पैसे के साथ, पावर के साथ एक चीज़ आती है एरोगेंस। और एरोगेंस वही चीज़ होती है जैसे एक चाकू का नोक, जितना ज़्यादा आप उसको और नुकीला करते हैं उतना ही ज़्यादा चाकू ख़त्म होना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता, बट आपकी एरोगेंस आपको ही ख़त्म कर देती है। अब त्याग या तपस्या क्या है, जिसको हम लोग ज़िंदगी में रिस्ट्रेन बोलते हैं। एक बहुत ही नए तरीके का रिस्ट्रेन के बारे में लाओ त्से बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिस्ट्रेन करना या तपस्या करना क्या है कि आपने कुछ किया, आपने कोई सक्सेस हासिल की, अब उसके बारे में बोलिए मत, जाकर के शो ऑफ मत करिए, उसके बाद चुपचाप हट जाइए वहाँ से। आपने एक काम किया, उस काम का एक रिजल्ट आया और चुपचाप वहाँ से हट जाइए। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तपस्या, जो फर्स्ट लेवल पे जो आदमी जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक उसको आगे के लेवल की मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती। ये सबसे प्राइमरी लेवल। इसीलिए गौतम बुद्ध जैसे लोगों ने अपने बड़े बड़े राजा महाराजा जब उनके यहाँ उनके शिष्य बनते थे तो उनको भिक्षु बना करके भिक्षा मंगवाते थे, ताकि उनका एरोगेंस उनको दिखाई दे सके और उसको ओवरकम कर सकें। मुझे उम्मीद है आप भी अपने एरोगेंस के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर और डेप्थ में काम करना है अपने ऊपर तो जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स, ये नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।